हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BEGC 110 ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी का ब्लॉक 1 से स्टोरी जो है हम लोगों का अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इसके बारे में अच्छे से फुल वीडियो एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही ईजी में। तो वीडियो तक बने रहिए। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड डिकेंस और टेल ऑफ टू सिटीज़ का बैकग्राउंड सबसे पहले देख लेते हैं। अगर एग्जामिनर बैकग्राउंड पूछ ले तो आप लोग बैकग्राउंड भी अच्छे से समझ कर लिख पाओ कि क्यों ये स्टोरी लिखी गई थी। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत। फ्रांस में बहुत सालों पहले सोसाइटी दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक अमीर लोग, दूसरे गरीब लोग। अमीर लोग राजा रानी और नॉवेल्स मतलब जमींदार थे, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते थे और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। गरीब लोग किसान, मजदूर और मिडिल क्लास लोग थे, बहुत टैक्स देते थे, भूख, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान थे। ठीक है, गरीब लोग सोचने लगे हम काम करते हैं, टैक्स देते हैं, फिर भी भूखे हैं, और अमीर लोग मज़े कर रहे हैं। उन लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, फिर 1789 में लोगों का सब्र टूट गया, गरीब लोगों का, और उन्होंने जेलों पर हमला किया, सरकारी बिल्डिंग्स तोड़ दी और राजा के खिलाफ खड़े हो गए। नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट बहुत वॉयलेंट हो गया। लोग बदला लेने लगे। कई अमीर लोगों को पकड़कर गिलोटिन, सर काटने वाली मशीन से मार दिया गया। ठीक है, अब जानते हैं डिकेंस ने इस पर नॉवेल क्यों लिखा। चार्ल्स डिकेंस ने देखा कि अमीर लोग का जुल्म गलत था, लेकिन बदले की आग भी बहुत खतरनाक होती है। इसलिए उसने नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज लिखा। दो सिटीज कौन कौन से, एक इंग्लैंड लंदन और दूसरा पेरिस फ्रांस के, ये दोनों सिटी के बारे में ये पूरी नॉवेल है। ठीक है, अब अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है हम लोगों का, उनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर है और इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है हम लोगों का डॉक्टर मैनेटी। ठीक है, एक अच्छा डॉक्टर है और उन्होंने एक अमीर फ्रेंच फैमिली का क्राइम देख लिया था। ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मैनेटी, एक अमीर फ्रेंच का फैमिली का एक क्राइम देख लिया था, इसलिए उन्हें बिना किसी गलती के 18 साल जेल में डाल दिया गया। जेल ने उनकी मेंटल हेल्थ खराब कर दी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है लूसी मैनेटी। ठीक है, लूसी मैनेटी कौन है? डॉक्टर मैनेटी की प्यारी बेटी है, बहुत काइंड और लविंग है। ये स्टोरी की इमोशनल सेंटर है, सब लोग लूसी से प्यार करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर है हम लोगों का चार्ल्स डैन्ने। ठीक है, चार्ल्स डैन्ने। डैन्ने क्या है? स्टोरी का मेन हीरो है और फ्रेंच एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसे अपनी फैमिली के जुल्म पसंद नहीं है, इसलिए वो फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड आ जाता है। बाद में लूसी से शादी कर लेता है। ठीक है, चार्ल्स डैन्ने। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग का सिडनी कैटन। सिडनी कैटन कौन है? ये सबसे नॉवेल का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एक लॉयर है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन शराब पीता है और अपनी लाइफ को बेकार समझता है। और ये जो लॉयर है सिडनी कैटन, ये भी लूसी से प्यार करता है, लेकिन जानता है कि लूसी डैन्ने से प्यार करती है, जो फ्रेंच एरिस्टोक्रेट का फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन अब वो कहाँ गया है? इंग्लैंड आ गया है और लूसी से शादी कर लिया है। तो सिडनी कैटन जो है, लॉयर जो है, ये भी लूसी से प्यार करता है, और लेकिन जानता है कि लूसी से प्यार नहीं करती है बल्कि डैना से प्यार करती है। फिर भी कैटन उसकी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है मैडम डिफेर्जी। मैडम डिफेर्जी कौन है? स्टोरी की मेन विलन है और उसकी फैमिली पर अमीर लोगों ने बहुत जुल्म किया था, इसलिए उसके दिल में रिवेंज भरा हुआ है। वो रिवोल्यूशन का सपोर्ट करती है और हर एरिस्टोक्रेट को मारना चाहती है। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
जार्विस लॉरी। ठीक है, अब हम लोग इस स्टोरी को अच्छे से पूरे सीक्वेंस वाइज समझेंगे कि इस स्टोरी में क्या है। तो डॉक्टर मैनेटी जो है 18 साल जेल में रहता है, बाद में रिलीज़ होते हैं, लूसी उन्हें इंग्लैंड ले आती है, दोनों की लाइफ नॉर्मल होने लगती है। ठीक है, और फिर उसके बाद चार्ल्स डैन ने इंग्लैंड में सेटल हो जाता है। लूसी और डैन ने एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं, सब कुछ सही रहता है, सब कोई खुश रहता है। ठीक है, उसके बाद सिडनी कैंटन भी लूसी से प्यार करता है, लेकिन वो जानता है कि लूसी उससे नहीं बल्कि डैन से प्यार करती है, इसलिए वो चुप रहता है और प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये लाइन बाद में बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है, किसके लिए? सिडनी कैंटन के लिए। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हो जाती है। उसी वक्त फ्रांस में क्या है, रिवॉल्यूशन शुरू हो जाती है, लोग अमीर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते हैं, पूरा फ्रांस खौफ में होता है। एक दिन डैने को फ्रांस जाना पड़ता है। डैने कौन है? जो फ्रेंच एरिस्टोक्रेट के फैमिली से बिलोंग करता है और लूसी से शादी किया है। इसे फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ होता है उसी वक्त उसे कुछ काम से उसे फ्रांस जाना पड़ता है। डैने को जैसे ही वो फ्रांस पहुंचता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। रीज़न क्यों? वो एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए रिवोल्यूशनरीज के लिए इतना ही काफ़ी था उसे गिरफ्तार करने के लिए। जो डॉक्टर मैनेटी जो है लूसी का फादर, उसे बचाने की कोशिश करता है। पहले डैन रिलीज़ हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उसे डेथ सेंटेंस मिलने वाला होता है। ठीक है, मैडम डिफेंजी जो है, जो बदले की आग के लिए भड़की हुई है वो, और उसकी फैमिली को ख़त्म करना चाहती है। मैडम डिफेंजी, उसका रिवेंज इतना बढ़ चुका है कि वो किसी को माफ़ नहीं करना चाहती। ठीक है, सिडनी कैंटन को पता चलता है कि डैने को फांसी होने वाली है। कैंटन और डैने का चेहरा बहुत मिलता है। ठीक है, जो सिडनी कैंटन है, जो लॉयर है, उसको पता चलता है कि डैने को फांसी होने वाली है, और जो डैने और जो सिडनी कैंटन है वो दोनों का चेहरा लगभग थोड़ा सेम रहता है, मिलता जुलता है, ऐसा लगता है दोनों क्या है, हम शक्ल हैं। कैंटन सीक्रेटली जेल में जाता है। कैंटन क्या करता है, डैने को बेहोश कर देता है और सीक्रेटली क्या करता है, उसकी जगह पर ले लेता है। मतलब सबको लगेगा कि क्या ये डैने ही है, क्योंकि उन लोगों की शक्ल बिल्कुल सेम थी, और उसकी जगह में जेल में रुक जाता है। डैनो की जगह जेल में रुक जाता है। डैने को इंग्लैंड भेज दिया जाता है, लूसी और उसकी फैमिली बच जाते हैं। ठीक है, डैने क्या है, इंग्लैंड चला जाता है, और लूसी और उसकी फैमिली जो डैने हैं वो बच जाते हैं, और उसकी जगह कौन चला जाता है जेल में? सिडनी कैंटन। ठीक है, तो सिडनी कैंटन खुद गिलोटिन के पास जाता है और डैने की जगह अपना जान दे देता है। मरने से पहले वो सोचता है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम है, और इसी सेक्रीफाइस की वजह से वो नॉवेल का सबसे महान कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, डिकेंस क्या मैसेज देना चाहते हैं इस नॉवेल से? जुल्म करोगे तो एक दिन लोग बगावत करेंगे, बदला रिवेंज इंसान को अंधा बना देता है, प्यार और सेक्रीफाइस सबसे बड़ी चीज़ है। सिडनी कैंटन दिखाता है कि एक इंसान अपनी गलतियों के बाद भी महान बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर थीम्स दिया गया है, सेक्रीफाइस एंड लव, न्यू लाइफ एंड सेकंड चांसेस, जस्टिस एंड रिवेंज, सोशल इनइक्वालिटी, द इफेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। ये सब कैरेक्टर को आप लोग अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा है, मुझे किसी ने भी कमेंट किया था कि वीडियो जो लॉन्ग बन जाता है उसमें अगर आप अलग अलग एक स्टोरी करके अलग अलग पोस्ट करेंगे तो इससे ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं मैं इस वीडियो में सिर्फ इसी स्टोरी को अच्छे से डिस्क्राइब की हूँ। विद आप लोगों को ये भी चाहिए था कि अच्छे से क्या कहा जाए, लिख कर, इसके साथ पॉइंट देकर, कैरेक्टर नाम दिखाकर
आप लोगों को समझाया जाए। तो इसलिए मैं स्क्रीन पर आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ कि आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को इससे हेल्प हुई या नहीं हुई, ताकि मैं और इसका वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो हम लोग BGC 110 ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज को ब्लॉक 2 का है, जो बहुत ही अच्छे से इजीली एक्सप्लेन करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, समरी, एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन। तो वीडियो तक बने रहिएगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है जिसमें मैंने ब्लॉक 1 अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मैं एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज एक ट्रैजिक नॉवल है जो थॉमस हार्डी ने लिखा था। ये स्टोरी हमें बताती है कि एक इंसान की एक गलती उसकी पूरी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है। मेन कैरेक्टर है इसका माइकल हिंचार्ड, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर को समझ लेते हैं। माइकल हिंचार्ड नॉवेल का हीरो और ट्रैजिक कैरेक्टर है। गुस्से वाला और इम्पल्सिव इंसान है, बाद में मेयर बनता है, अपनी पुरानी गलतियों की वजह से सब कुछ खो देता है। माइकल हिंचार्ड। सुसान हिंचार्ड माइकल हिंचार्ड की वाइफ है। एलिजाबेथ जन सुसान की बेटी है। काइंड, इंटेलिजेंट और केयरिंग गर्ल है। डोनाल्ड फेरफायरी जो स्कॉटलैंड से आया हुआ यंग बिजनेसमैन है, स्मार्ट है, ऑनेस्ट है और फ्रेंडली है। और लुसिटा टेम्पलीमैन कौन है? माइकल की पुरानी लवर है, ठीक है। और न्यूसॉन द सेलर है जो सुसान और एलिजाबेथ को खरीदता है, ठीक है। तो स्टोरी की शुरुआत में माइकल हिंचार्ड एक गरीब मजदूर होता है। एक मेला फेयर में वो शराब पी लेता है। नशे में, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर वो अपनी वाइफ सुसान और छोटी बेटी एलिजाबेथ जेन को ऑक्शन में बेच देता है। हाँ, सच में बेच देता है। एक सेलर उन्हें खरीद लेता है और सुसान उसके साथ चली जाती है। जब माइकल को नशा उतरता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। माइकल बहुत रिग्रेट करता है। वो चर्च जाकर कसम खाता है कि 21 साल तक शराब नहीं पिएगा। उसके बाद वो बहुत मेहनत करता है। कई सालों की मेहनत के बाद माइकल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है और फिर कैस्टर ब्रिज टाउन का मेयर बन जाता है। अब वो रिस्पेक्ट वाला आदमी है, लेकिन उसकी पुरानी गलती उसका पीछा नहीं छोड़ती। कई सालों बाद सुसान और एलिजाबेथ जेन वापस कैस्टर ब्रिज आती है। सेलर मर चुका होता है। सुसान माइकल को ढूंढ लेती है। माइकल अपनी पुरानी गलती को छुपाना चाहता है, इसलिए वो सुसान से दोबारा शादी कर लेता है। सुसान के मरने के बाद माइकल को एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि एलिजाबेथ जेन उसकी असली बेटी नहीं है। उसकी असली बेटी तो बचपन में मर चुकी है, ठीक है। ये सुनकर माइकल को बहुत शॉक लगता है। एक दिन स्कॉटलैंड से डोनाल्ड फारफेरी आता है। वो बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होता है। माइकल उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे फारफेरी ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है। लोग माइकल से ज़्यादा फारफेरी को पसंद करने लगते हैं। माइकल को जेलेसी होने लगती है। दोनों दोस्त अब राइवल्स बन जाते हैं। बिजनेस से माइकल को नुकसान होने लगता है। उसकी रेपुटेशन गिरने लगती है। दूसरी तरफ फारफेरी और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाता है। आखिर में फारफेरी मेयर भी बन जाता है। जो पोजीशन कभी माइकल की थी अब फारफेरी की हो जाती है। लुसिटा जो थी, जो माइकल की जो पहले की लवर थी, अब वो पहले माइकल से प्यार करती थी। माइकल उसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब लुसिटा भी डोनाल्ड फारफेरी से शादी कर लेती है। माइकल को बहुत बुरा लगता है। माइकल और लुसिटा के जो पुराने लेटर्स होते हैं, लव लेटर, लोगों के हाथ लग जाते हैं। पूरे टाउन में उनका मजाक बनाया जाता है। लुसिटा ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो मर जाती है। बाद में पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन असल में माइकल की ही बेटी है। माइकल खुश होता है, लेकिन तब तक एलिजाबेथ जेन उसे इमोशनल डिस्टेंस बना चुकी होती है। माइकल अकेला हो जाता है। ना पैसा बचता है, ना पावर, ना रिस्पेक्ट, ना फैमिली। वो टाउन छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है। मरने से पहले वो लिख कर जाता है, मेरे मरने के बाद मुझे याद मत करना। ये लाइन उसकी लोनलीनेस और ट्रेजेडी को दिखाती है। नॉवेल का
थीम डिस्कस करते हैं। वन मिस्टेक कैन चेंज लाइफ। माइकल की एक गलती उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। डेस्टिनी फेट। थॉमस हार्डी दिखाता है कि कभी कभी किस्मत भी इंसान के खिलाफ हो जाती है। प्राइड एंड जेलेसी। माइकल का घमंड और जेलेसी उसकी डाउनफॉल का रीज़न बन जाता है। फॉरगिवनेस। अगर माइकल जल्दी माफ़ कर देता और अपना गुस्सा कंट्रोल करता तो शायद उसकी लाइफ अलग होती। ठीक है, तो द मेयर ऑफ कैस्टरवीज इज अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ माइकल हेंचार्ड, whose one foolish mistake and his pride destroy his life. Through Hinchard's rise and fall, Thomas Hardy shows the power of fate, guilt, jealousy and human weakness. तो ये थी हम लोगों की ब्लॉक 2 का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BGC 110 का ब्लॉक 3 का ब्लॉक 3 का समरी वाइज सारा पोएम को अच्छे से देखेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट पोएम है द लोटस ईटर्स बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, द लोटस ईटर्स एक नैरेटिव पोएम है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। पोएम की स्टोरी ओडिसियस और उसके सेलर से जुड़ी है। ट्रोजन वॉर के बाद वो लोग घर लौट रहे होते हैं। सफ़र के दौरान वो एक अजीब आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां लोटस नाम का फल उगा होता है। ओडिसियस का सेलर्स उस फल को खा लेते हैं। फल खाने के बाद उन्हें नींद से आने लगती है, काम करने का मन नहीं करता और घर लौटने की इच्छा भी ख़त्म हो जाती है। अब सेलर्स सोचते हैं जब दुनिया में सब कुछ टेम्प्रोरी है और आखिर में सबको मरना ही है तो इतनी मेहनत और स्ट्रगल क्यों करें। इसलिए वो आइलैंड पर ही आराम से रहना चाहते हैं और घर वापस नहीं जाना चाहते। मेन थीम है इसका एस्केप फ्रॉम रियलिटी। सेलर्स ज़िंदगी की मुश्किलों और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। वेरियंस ऑफ लाइफ पोएम दिखाती है कि लगातार स्ट्रगल करने से इंसान थक सकता है। रेस्ट एंड पीस। लोटस खाने के बाद सेलर्स को लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ सिर्फ शांति और आराम है। ह्यूमन डिज़ायर फॉर कंफर्ट। कभी कभी इंसान को मन होता है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर बस आराम करें। ठीक है, इसमें सिंबॉलिज्म क्या यूज़ किया गया है। लोटस फ्रूट को आलस और भूल जाने का सिंबल, रियलिटी से एस्केप करने का सिंबल, ऐसी चीज़ जो इंसान को एक्टिव लाइफ से दूर ले जाए। आइलैंड शांति और कंफर्ट की दुनिया, रियल लाइफ के स्ट्रगल से दूर की जगह। ठीक है, पोएम का मैसेज क्या है। टेनिसन ये नहीं कहता कि आलस अच्छा है, वो दिखाता है कि कभी कभी लाइफ की डिफ़िकल्टी से इंसान इतना थक जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है। पोएम ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करती है। तो ये थी इसकी ये पोएम। अब नेक्स्ट पोएम है हम लोगों का उलेसीज। ठीक है, ये भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई है। उलेसीज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की सबसे फेमस पोएम में से एक है। इस पोएम का हीरो उलेसीज है जो ट्रोजन वॉर के बाद अपने किंगडम इताचा लौट आया है। अब वो बूढ़ा हो चुका है और राजा की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उलेसीज को लगता है कि सिर्फ घर बैठकर राज करना बोरिंग है। उसका मन अब भी नए देशों को देखने, नए लोगों से मिलने और नई चीज़ें सीखने का है। वो कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे कुछ नया करना चाहिए, सिर्फ बैठकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए वो अपने पुराने साथियों को बुलाता है और एक और समुद्री यात्रा पर निकलने का फैसला करता है। ठीक है, पोएम का मेन आइडिया क्या है। नेवर स्टॉप लर्निंग। उलेसीज मानता है कि इंसान को उम्र भर सीखते रहना चाहिए। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ज़िंदगी में हमेशा नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस लेने चाहिए। करेज एंड डिटरमिनेशन। बूढ़ा होने के बाद भी उलेसीज हिम्मत नहीं हारता। एक्टिव लाइफ vs पैसिव लाइफ। उलेसीज आराम और इनएक्टिविटी को पसंद नहीं करता, वो एक्टिव और मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। उलेसीज क्या है, ब्रेव हीरो है, नॉलेज और एडवेंचर का लवर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला कैरेक्टर है।
टेलीमाचुस उलेसिस का बेटा है, रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल रूलर है, किंगडम को संभालने के लिए सुइटेबल है। ठीक है। फेमस लाइन इसका क्या है? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। मीनिंग स्ट्राइव मतलब मेहनत करना, सीक मतलब खोजना, फाइंड मतलब पाना, नॉट टू यील्ड मतलब कभी हार ना मानना। सिंपल मीनिंग इसका समझते हैं, हमेशा कोशिश करो, सीखो, अपना गोल पाओ और कभी हार मत मानो। ठीक है। तो नेक्स्ट पोयम हम लोग देखते हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है। तो ब्रेक 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 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक शॉर्ट लिरिकल पोयम है। इस पोयम में समुंदर की लहरों को देख रहा है जो बार बार छतों रॉक से टकरा रही है। ब्रेक 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 ओ दी कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। यहाँ पोइट समुंदर से बात करता हुआ लगता है, लेकिन असल में पोइट बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपने एक बहुत करीबी दोस्त को खो दिया है। ये पोयम उसके दुख और लोनलीनेस को एक्सप्रेस करती है। पोइट समुंदर के किनारे खड़ा है, समुंदर की लहरों का आना जाना चलता रहता है। बच्चे खेल रहे हैं, मछुआरे अपना काम कर रहे हैं, दुनिया नॉर्मल चल रही है। लेकिन पोइट के लिए सब कुछ बदल गया है क्योंकि उसका दोस्त अब जिंदा नहीं है। उसे लगता है कि उसके पुराने खुशियों वाले दिन कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है। मेन थीम क्या है? ग्रीफ एंड लॉस, सॉरो। पोयम का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है किसी प्यारे व्यक्ति को खो देने का दुख। मेमोरी, पोइट अपने दोस्त के साथ बिताए हुए पल याद करता है। नेचर एंड ह्यूमन फीलिंग, समुंदर की लहरों को पोइट अपने अंदर के दुख से जोड़ता है। पैसेज ऑफ टाइम, समय आगे बढ़ता रहता है लेकिन कुछ लोग और कुछ यादें वापस नहीं आती। ठीक है। तो पोइट अपने दोस्त की डेथ के बाद इतना दुखी है कि अपने इमोशंस को वर्ड्स में पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। समुंदर की लहरों की आवाज़ उसके दिल के दर्द को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। पोयम द लोटस ईटर्स, उलेसिस और ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये सारे पोयम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ही है। द लोटस ईटर्स में डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मेन आइडिया है। उलेसिस डिज़ायर फॉर एडवेंचर एंड कंटिन्यूअस एक्शन इसका मेन आइडिया है। ब्रेक 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 में ग्रीव ओवर द लॉस ऑफ अ लव। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोयम के बारे में जो आप लोगों का यूनिट 3 में है, ब्लॉक 3 का। ठीक है। तो फर्स्ट पोयम है इसका प्रोस्पाइस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। प्रोस्पाइस एक फेमस पोयम है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी। प्रोस्पाइस का मीनिंग होता है लुक फॉरवर्ड या आगे देखना। ये पोयम ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ के बाद लिखी थी। इस पोयम में पोइट डेथ से डरने के बजाय उसका बहादुरी से सामना करने की बात करता है। ठीक है। पोइट कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, मैं उसे एक ब्रेव सोल्जर की तरह फेस करूँगा। उसके लिए डेट एक बैटल युद्ध की तरह है। अगर इंसान हिम्मत से इस बैटल को जीत ले तो उसे अपने प्यारे लोग फिर से मिल सकते हैं। ठीक है। और एक मिनट। ब्राउनिंग को यकीन है कि मरने के बाद वो अपनी वाइफ से फिर मिलेगा। पोएट पूछता है क्या मुझे डरना चाहिए क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मौत पास आ रही है? उसका जवाब है नहीं, मैं डरूंगा नहीं। वो कहता है कि मुझे मौत का पूरा एक्सपीरियंस देखना है। डेट एज ए स्टॉर्म, पोएट मौत को एक स्ट्रॉन्ग तूफान, डार्कनेस और कोल्ड विंड के रूप में दिखाता है। मौत का रास्ता मुश्किल है लेकिन वो उसे फेस करना चाहता है। जैसे एक सोल्जर जंग से भागता है नहीं, वैसे ही पोएट भी मौत से नहीं भागेगा। करेज एंड ब्रेवरी, पोएट कहता है सबसे पहले दर्द और स्ट्रगल आता है फिर विक्ट्री, यानी पहले तकलीफ होती है फिर जीत मिलती है। इस तरह पहले मौत का दर्द है फिर इटर्नल हैप्पीनेस है। पोयम के एंड में पोएट दिखाता है मौत के बाद मैं अपनी प्यारी वाइफ से फिर मिलूँगा। ये रीयूनियन ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है। इसी उम्मीद की वजह से वो मौत से बिल्कुल नहीं डरता। ठीक है। इम्पॉर्टेंट थीम्स है पोयम का। फेयरलेसनेस ऑफ डेट, पोएट मौत से नहीं डरता।
और करेज एंड हीरोइज्म, इंसान को हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करना चाहिए। फेथ इन लाइफ आफ्टर डेट, पोएट मानता है कि डेट के बाद भी एक और लाइफ है। लव एंड रीयूनियन, पोएट को यकीन है कि वो अपनी वाइफ से दोबारा मिलेगा। सिम्बल्स इन द पोएम, स्टॉर्म्स एंड डार्कनेस एंड डेट और सफरिंग। बैटल किसका सिंबल है? लाइफ के स्ट्रगल्स, विक्ट्री, डेट के बाद इटर्नल पीस, मीटिंग विद विलर, वाइफ से दोबारा मिलना। ठीक है, तो ये पोयम यहाँ पर ही ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये पोयम इजी समझ में आ चुकी होगी कि इस पोयम में क्या कहता है। और यहाँ पर मैंने 1 लाइन एग्ज़ाम समरी भी दे दिया है कि इस लाइन को आप लोग याद करके इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पोयम है हम लोगों का मीटिंग एट नाइट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, मीटिंग एट नाइट एक रोमांटिक पोयम है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। इस पोयम में एक लवर की जर्नी दिखाई गई है जो रात के समय अपनी बिलव्ड प्रेमिका से मिलने जा रहा है। पोयम लव, एक्साइटमेंट और सीक्रेट मीटिंग के फीलिंग्स को दिखाती है। स्टोरी ऑफ द पोयम, पोयम की शुरुआत में एक लवर समुंदर के रास्ते अपनी बिलव्ड से मिलने के लिए जा रहा है। वो देखता है ग्रे सी, धुंधला समुंदर, लॉन्ग ब्लैक लैंड, लंबी काली ज़मीन, येलो हाफ मून, आधा पीला चांद, सब कुछ रात के सीन क्रिएट करता है। फिर वो अपनी छोटी बोट से किनारे तक पहुंचता है। बोट के पानी को चिरने से छोटी छोटी लहरों में आग जैसी चमक दिखाई देती है। जर्नी ऑन द लैंड, किनारा और पहुंचने के बाद लवर बीच पर चलता है, एक खेत फील्ड को पार करता है और अपने बिलव्ड के घर की तरफ बढ़ता है। वो खिड़की पर हल्का सा टैप नॉक करता है, अंदर से उसकी बिलव्ड की आवाज़ आती है। पोयम के एंड में दोनों लवर्स के दिल की धड़कनें एक हो जाती हैं। 2 हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच, यानी दोनों एक दूसरे के लिए प्यार से भरे हुए हैं और उनका मिलन हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में हम लोगों ने क्या देखा? पोएट रात को ब्यूटीफुल नेचुरल सीन दिखाता है, जैसे समुंदर, चांद, लहरें, बीच, ये सब लवर की रोमांटिक जर्नी को और ब्यूटीफुल बनाता है। सेकंड स्टैंजा में लवर ज़मीन पर चलता है और फाइनली अपनी बिलव्ड से मिलता है। पोएम का एंड हैप्पीनेस और लव के फीलिंग्स के साथ होता है। थीम ऑफ द पोएम लव, पोएम ट्रू लव और डीप अफेक्शन को दिखाती है। डिज़ायर टू मीट, लवर हर डिफ़िकल्टी को पार करके अपनी बिलव्ड से मिलने जाता है। नेचर एंड रोमांस, नेचर लवर्स के इमोशंस को सपोर्ट करती है। सीक्रेट लव, मीटिंग रात में होती है इसलिए इसमें सीक्रेसी और एक्साइटमेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सी जर्नी जो है लव के लिए स्ट्रगल कर, नाइट मिस्ट्री एंड रोमांस, मून एंड स्टार्स, होप और ब्यूटी, 2 हार्ट्स बीटिंग, ट्रू लव एंड यू, पार्टिंग एट नाइट, इजी इंग्लिश समरी बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, पार्टिंग एट मॉर्निंग एक छोटी सी पोयम है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। ये पोयम मीटिंग एट नाइट की कैंपेनियन पोयम मानी जाती है। जहाँ मीटिंग एट नाइट में लवर्स का मिलना दिखाया गया है, वहीं पार्टिंग एट मॉर्निंग में सुबह होते ही उनका अलग होना, पार्टिंग दिखाया गया है। रात भर अपनी बिलव्ड के साथ रहने के बाद अब सुबह हो गई है। पोएट देखता है समुंदर पार सूरज की रोशनी फैल रही है, दिन शुरू हो रहा है। अब लवर को अपनी बिलव्ड को छोड़कर अपने काम और दुनिया की जिम्मेदारियों की तरफ वापस जाना है। पोएम का फोकस लाइन है, फेमस लाइन है, द वर्ल्ड एंड इट्स वेज हैव अ सर्टेन वर्थ। इसका मतलब है प्यार इम्पॉर्टेंट है लेकिन दुनिया के काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। राउंड द केप ऑफ अ सडन केम द सी, सुबह का सीन दिखाया गया है, समुंदर और रोशनी का सुंदर व्यू है। एंड द सन लुक्ड ओवर द माउंटेन्स रिंग, सूरज निकल रहा है और एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। द वर्ल्ड्स ग्राउंड ग्रे फ्रॉम द ब्रेथ, रात खत्म हो रही है और दुनिया फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट रही है।
द वर्ल्ड एंड इट्स वेज हैव अ सर्टेन वर्थ। पोइट कहता है कि सिर्फ लव ही सब कुछ नहीं है, इंसान को अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए। मेन थीम है लव एंड ड्यूटी। पोएम का मेन मैसेज है कि लव इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ड्यूटी और प्रैक्टिकल लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। रियलिटी ऑफ लाइफ, हर रोमांटिक मोमेंट के बाद इंसान को अपने रियल लाइफ में वापस जाना पड़ता है। सेपरेशन, सुबह लवर्स को अलग कर देती है। Symbolism in the poem, morning sunrise, new beginning and reality, sea change, the movement, parting, end of romantic moments and return to duty। तो ये था हम लोगों का क्या मीटिंग एट नाइट और मीटिंग और उसके बाद पार्टिंग एट मॉर्निंग। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं रिलेशन विथ मीटिंग एट नाइट विथ पार्टिंग एट मॉर्निंग के बीच। तो मीटिंग एट नाइट क्या है, एक लवर्स मीट है, और मॉर्निंग वाला क्या है, लवर्स सेपरेट है। ये एक मिनट, ये नाइट सीन है, तो ये मॉर्निंग सीन है। यहाँ पे लव और रोमांस दिखाया जाता है नाइट में, मॉर्निंग में ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नाइट में पर्सनल हैप्पीनेस है, मॉर्निंग में सोशल ऑब्लिगेशन है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो 3 पोएम्स मैंने डिस्कस की, जो आप लोगों को BGC 110 के सिलेबस में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट राइटर के नेक्स्ट पोएट्री के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट ब्लॉग आप लोगों का ब्लॉग 4 को पढ़ते हैं, इसके साथ ही वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, एक और रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है जो मैं भूल पढ़ा ना। पोएम क्या है, माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम में। माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस पोएम में सिर्फ एक कैरेक्टर द ड्यूक ऑफ फेरेरा बोलता है और अपनी मर चुकी वाइफ लास्ट डचेस के बारे में बताता है। पोएम लव स्टोरी नहीं है, ये जेलसी, प्राइड, पावर एंड पॉजिटिवनेस की कहानी है। द ड्यूक ऑफ फेरेरा अल्फोंसो 2D से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। वो बहुत प्राउड, सेल्फिश और कंट्रोलिंग आदमी है। द लास्ट डचेस ड्यूक की मर चुकी वाइफ है। वो बहुत काइंड, इनोसेंट और चेयरफुल थी। द मैसेंजर एक आदमी जो दूसरी शादी के लिए एक काउंट की बेटी को प्रपोजल लेकर आया है। ठीक है, पोएम की शुरुआत में ड्यूक मैसेंजर को अपनी लास्ट डचेस की पेंटिंग दिखाता है। वो कहता है दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, यानी ये मेरी मर चुकी वाइफ का पेंटिंग है। ड्यूक बताता है कि उसकी वाइफ बहुत खुश मिजाज थी, किसी की भी छोटी सी बात से खुश हो जाती थी, सूरज की रोशनी देखकर खुश हो जाती, फूल मिलने पर खुश हो जाती, सबके साथ प्यार से बात करती थी। लेकिन ड्यूक को ये सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि डचेस को सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ड्यूक की जेलेसी, ड्यूक बहुत प्राउड था। उसे लगता था मेरा नाम और मेरी पोजीशन बहुत स्पेशल है, मेरी वाइफ को सिर्फ मेरी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर डचेस सबको इक्वली स्माइल करती थी, इसी वजह से ड्यूक को जेलेसी होने लगी। ट्रैजिक एंडिंग, ड्यूक कहता है आई गिव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। इस लाइन का मतलब डायरेक्टली नहीं बताया गया, लेकिन इसे ये हिंट मिलता है कि ड्यूक ने डचेस को मरने का ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद डचेस की सारी स्माइल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ड्यूक्स रियल कैरेक्टर, पोएम के एंड में ड्यूक मैसेंजर को एक स्टैच्यू दिखाता है और फिर अपने नेक्स्ट मैरिज की बात करता है। इसे पता चलता है कि ड्यूक के लिए लोग भी एक ऑब्जेक्ट की तरह हैं। वो पावर और कंट्रोल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। मेन थीम से इसका जेलेसी, ड्यूक अपनी वाइफ की फ्रेंडलीनेस से जेलस था। पावर एंड कंट्रोल, वो अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहता था। प्राइड एंड ईगो, उसे अपनी सोशल पोजीशन पर बहुत घमंड था। वुमेन एज पोजेशंस, ड्यूक अपनी वाइफ को एक प्रॉपर्टी की तरह देखता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस, अब डचेस हमेशा ड्यूक के कंट्रोल में है। कर्टेन ऑन द पेंटिंग, सिर्फ ड्यूक की ही पेंटिंग दिखा सकता है, यही यानी कंट्रोल। ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ नेपच्यून टेमिंग अ सी हॉर्स, मतलब ड्यूक की डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। तो वाइज इट ड्रामेटिक मोनोलॉग,
because only one person the Duke speaks. He speaks to a silent listener. His speech reveals his own character. मीन्स क्योंकि वो पूरी पोएम में सिर्फ ड्यूक बोलता है और उसकी बातों से ही हमें उसका कैरेक्टर और पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। इसे ही हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। तो ये अब लोग पढ़ चुके हैं इसकी स्टोरी और सॉरी पोएम का समरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉक 4 को, मैथ्यू आर्नोल्डी 1। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ समझने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को दूर कर दूँ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ब्लॉक 4 की तरफ।